तरंतुला का जहर। ब्योमकेश को घर से बाहर ले जाने लिए मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ी। पिछले 1 महीने से वह एक जालसाजी के केस को सुलझाने में लगा हुआ था। सुबह शाम जब भी देखो वह बड़ी बड़ी फाइलों में उलझा रहता। जैसे उन पन्नों में जालसाज की छवि उभर आएगी। जैसे जैसे रहस्य की परतें बढ़ने लगी वैसे वैसे उसकी बातचीत भी घटने लगी। सुबह से रात तक फाइलों की उलझन उसके स्वास्थ्य पर दिखने लगी थी। जब भी मैं इस विषय पर बात करता तो वह दो टूक जवाब देता, अरे नहीं, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। उस शाम मैं जिद पर अड़ गया, देखो अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। आज हम घूमने जा हैं। तुम्हारा 2-3 घंटों के लिए बाहर जाना जरूरी है। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। हम लोग लेक चलते हैं। तुम्हारा जालसाज 2 घंटों में भागा नहीं जाता, तो चलो चलते हैं। उसने फाइलों को खिसका दिया, लेकिन उन्हें मस्तिष्क से हटा पाया, यह कहना मुश्किल है। लेक के किनारे घूमते हुए एकाएक मुझे एक पुरानी मित्र दिखाई दे गया। वह मेरे साथ इंटरमीडिएट तक पढ़ा था। उसके बाद वह मेडिकल कॉलेज में चला गया। तब से मैंने उसे नहीं देखा। मैंने आवाज दी, हे, तुम मोहन ही हो न? अरे भाई, कैसे हो? वह चौंक कर रुका और मुझे देखकर खुशी से उछल पड़ा। अरे अजित, तुम्हें देखे एक अरसा बीता, कैसे हो? कहाँ हो? सब ठीक है न? जोश भरे अभिवादन के बाद मैंने उसका परिचय ब्योमकेश से कराया। मोहन बोला, ओ, तो आप ही हैं ब्योमकेश बख्शी। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं अक्सर सोचा करता था कि ब्योमकेश बख्शी के वृत्तांतों का लेखक अजित बंदोपाध्याय कहीं अपना पुराना मित्र अजित तो नहीं है, लेकिन निश्चय नहीं कर पाता था। मैंने कहा, आजकल क्या कर रहे हो? मोहन बोला, मैं कलकत्ता में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम घंटे भर साथ साथ घूमते रहे। बातचीत में समय बीत गया। इस दौरान मुझे लगा जैसे मोहन कुछ कहना चाह रहा हो, पर रुक जाता था। ब्योमकेश ने भी शायद देखा था, क्योंकि एक बार उसने मुस्कुराकर कह ही दिया, रुक क्यों जा रहे हैं डॉक्टर साहब? जो मन में है कह डालिए। मोहन ने कुछ झिझकते हुए बोली, एक बात है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन बताना में संकोच हो रहा है। दरअसल में वह इतनी छोटी समस्या है जिसे आपको बताना मुनासिब नहीं समझता। फिर भी मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम बताओ तो सही, और कुछ नहीं तो कम से कम कुछ समय के लिए ब्योमकेश को इस जालसाज से फुर्सत मिल जाएगी। जालसाज? मैंने पूरी कहानी बताई तो अजित बोला, यह तो ठीक है, पर ब्योमकेश बाबू मेरी समस्या पर हंसेंगे। यदि वह हंसने लायक होगी तो हंसूंगा, लेकिन आपको देखकर मुझे नहीं लगता कि हंसने लायक है, बल्कि मुझे तो लगता है कि उस समस्या से आप चिंतित है और हल करने के लिए आप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मोहन ने उत्साहित होकर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। संभव है वह समस्या बेहद आसान हो, लेकिन मेरे लिए जी का जंजाल बन गई है। ऐसा नहीं कि मैं चुपचाप बैठा हूँ, मैं अब तक अपने सामान्य ज्ञान का भरपूर उपयोग कर चुका हूँ। फिर भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बीमार वृद्धि व्यक्ति जिसका पूरा शरीर लकवे से ग्रस्त हो कैसे हर दिन मुझे चकमा दे रहा है। वह केवल मुझे ही नहीं, अपने पूरे परिवार के सख्त पहरे के बावजूद उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है। बातचीत के दौरान हम लोग बेंच पर बैठ गए। मोहन बोला, मैं आपको संक्षेप में सारी बात बताता हूँ। मैं एक बहुत ही संपन्न परिवार का पारिवारिक डॉक्टर हूँ। यह परिवार बहुत ही पुराना है। उस समय का है जब यह शहर बसना शुरू हुआ था। पर्याप्त संपत्ति और आय के अतिरिक्त ये लोग एक संपूर्ण मार्केट के स्वामी हैं, जिससे उनके आर्थिक स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरे मार्केट के का भाड़ा क्या होगा, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। घर के स्वामी का नाम नंदुलाल बाबू है और वे ही मेरे पेशेंट हैं। अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने अनेक ऐसे व्यसन पा लिए थे कि 50 की आयु पहुंचते पहुंचते उनके शरीर ने जवाब दे दिया। उनका शरीर रोगों का घर बन गया है। बहुत पहले से उनकी शरीर को अर्थराइटिस ने धर लिया और अब तो लकवा भी मार चुका है।
हमारे व्यवसाय में एक कहावत प्रचलित है कि व्यक्ति की मृत्यु कोई विचित्र बात नहीं, बल्कि आश्चर्य तो है कि अब तक वह जीवित कैसे हैं। मेरे मरीज इस कहावत का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। नंदुलाल बाबू के चरित्र के वर्णन के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। बदतमीज, बेहुदा, गाली गलौज करने वाले, धोखेबाज, चालाक और निकृष्ट। संक्षेप में मैंने जीवन में इतना निकृष्ट व्यक्ति नहीं देखा है। उनकी पत्नी और परिवार है, किंतु उसका किसी से अच्छा व्यवहार नहीं है। वे आज भी नर्क में जीना चाहते हैं जिसमें वे जवानी में थे, लेकिन उनके शरीर की शक्ति समाप्त हो चुकी है और अब वह सब सहने योग्य नहीं रही। इसलिए उनके मन में सबके प्रति भयंकर द्वेष है, जैसे वे सब उनकी दशा के जिम्मेदार हैं। वे हमेशा इसी प्रयास में रहते हैं कि कैसे किसी को दोषी बनकर उससे गाली गलौज किया जाए। उनका शरीर कमजोर है, हृदय रोग भी है, इसलिए वह अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकते। वे अपने कमरे में बैठकर पूरी दुनिया को गालियां देते हैं और लिख लिख कर पन्ने भरते जाते हैं। उन्होंने मन में यह भ्रम पाल लिया है कि वे एक महान साहित्यकार हैं, इसलिए वे काली स्याही से पन्नों को भरते जाते हैं। प्रकाशकों को भी वे गाली देते रहते हैं। उनके मन में यह बैठ गया है कि सभी उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं और इसीलिए उनकी रचना नहीं छापते। कमाल है। उत्सुकता से मैंने पूछा, क्या लिखते हैं?